Hi guys, welcome to our channel Advocate Unplugged. Guys, today we will discuss about place of suing कि केस कहाँ पर फाइल करना चाहिए। गाइज़, यह जो आज का वीडियो है, यह जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स जो हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। स्पेशली फ्रेशर जो नया नया वकालत करके आते हैं कि उनको दिक्कत होती है कि कौन सी कोर्ट में केस फाइल होगा या किस कोर्ट में उनको केस फाइल करना चाहिए, यह उनको पता करने में काफ़ी दिक्कत लगती है। तो गाइज़, अगर आप आज इस वीडियो को देख लेंगे तो मेरा ख्याल है तो आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गाइज़, यह सेक्शन 15 से स्टार्ट होता है। तो प्लेस फॉर सुइंग सेक्शन 15 कहता है कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड, यानी कौन से कोर्ट में सूट को इंस्टीट्यूट किया जाएगा। तो गाइस, सेक्शन कहता है कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। यानी कि इसका कहना यह है कि कोई भी सूट अगर आपने इंस्टीट्यूट करना है तो सबसे पहले करना है वह बिल्कुल ही लोएस्ट ग्रेड कोर्ट होना चाहिए जो कि उसको ट्राई करने का कॉम्पिटेंट है। यानी कॉम्पिटेंसी का मतलब हो गया उसके पास उसकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन भी है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी है। अब बात करते हैं लोएस्ट ग्रेड कोर्ट। लोएस्ट ग्रेड कोर्ट का मतलब ये होगा, सपोज़ करिए अगर आप किसी प्रॉपर्टी का विवाद है और आप उस केस को फाइल करना चाहते हैं और उसको जो है उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है 2 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी है, तो आप डायरेक्ट ही उस केस को हाई कोर्ट में फाइल नहीं करेंगे, आपको वह कोर्ट पहले लोअर कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा। तो गाइस, इसका मतलब हो गया लोएस्ट ग्रेड का, जो लोएस्ट ग्रेड का कोर्ट किसी भी केस को ट्राई कर सकता है, आपको वह केस वहाँ फाइल करना पड़ेगा। तो गाइस, यह तो हो गया कि किस कोर्ट में केस फाइल होगा। अब सेक्शन 16 कहता है सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड, यानी कि सूट वहाँ इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है। इसका मतलब ये होगा, सपोज़ करिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, अगर वह दिल्ली में है तो आप उसका सूट जो है यूपी में फ़ाइल नहीं कर सकते, या अगर कोई यूपी की प्रॉपर्टी है उसका केस आप दिल्ली में फाइल नहीं कर सकते। इवन अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी साकेत में सिचुएटेड है तो आप उसका केस जो है जमुना पार में यानी ईस्ट दिल्ली में करकरडूमा कोर्ट में नहीं कर सकते। तो गाइज, यह सेक्शन कहता है सब्जेक्ट टू द पिक्यूनरी एंड अदर लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ, यानी कि कहता है पिक्यूनरी लिमिटेशन और एनी लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ, यानी लॉ में कोई और लिमिटेशन जैसे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की लिमिट है या कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन पावर है या नहीं है वह लिमिट है। उसके अलावा सूट फॉर, इसकी सब क्लॉज ये कहती है सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि वह प्रॉपर्टी जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी का सूट है विद मतलब या तो उसके रेंट दे रही है या बिना रेंट का जो है वह सूट। और फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के पार्टीशन का सूट। सी क्लॉज कहती है फॉर फोरक्लोजर सेल और रिडम्पशन इन द केस ऑफ अ मोर्टगेज और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अगर कोई फोरक्लोजर का सूट है, फोरक्लोजर का मतलब हो गया कि अगर मान लो कोई आपने प्रॉपर्टी जो है मोर्टगेज कर रखी है तो राइट अवेलेबल टू द मोर्टगेजी टू रिकवर द आउटस्टैंडिंग मनी, यानी कि जो आपने पैसा दे रखा है उसको रिकवर करने का जो राइट है वो फोरक्लोजर आ गया। सेल का मतलब अगर आपने प्रॉपर्टी बेचनी है। रिडम्पशन का मतलब हो गया अगर आपने मोर्टगेज प्रॉपर्टी की थी तो आप अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेते हैं। तो इस तरीके के जो भी सूट हैं या जिस पे कोई चार्ज है, मान लीजिए सपोज़ करिए एक प्रॉपर्टी है, मान लीजिए उस पर कोई चार्ज है, चार्ज का मतलब इसको इस तरीके से समझिए, सपोज़ करिए एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी की जो प्रोड्यूस है उससे कोई मेंटेनेंस दी जा रही है, अगर कोई चार्ज कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई इस तरीके का सूट फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ एनी अदर राइट टू और इंटरेस्ट इन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी राइट पता करनी है या इंटरेस्ट पता करना है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में। गाइज, इमूवेबल प्रॉपर्टी का बेसिकली मतलब वह होता है कि अचल संपत्ति, यानी कि जो प्रॉपर्टी जो है इसको आप इस तरीके से जैसे घर हो गया, ठीक है, या कोई भी आपकी ज़मीन हो गई, तो ये बेसिकली जितनी भी प्रॉपर्टी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। गाइज, फॉर कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ कुछ गलत किया है तो उसका कंपेंसेशन का सूट, या फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी को आपको मूवेबल प्रॉपर्टी को फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट, या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी किसी अटैचमेंट में है, कोई प्रॉपर्टी को जैसे कोर्ट की डिग्री से अटैच हुई है उस प्रॉपर्टी को आपने रिकवर करना है। ये सारे के सारे जो शूट हैं वह इंस्टीट्यूट किए जाएंगे विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, यानी कि जिस भी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, लोकल जुरिस्डिक्शन में ये प्रॉपर्टी सिचुएट करेगी उस कोर्ट में ये केस फाइल किए जाएंगे, जितने भी हमने ए से लेकर एफ तक डिस्कस किए हैं, प्रोवाइडेड कोर्ट के पास पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए उस केस को ट्राई करने के लिए। इसमें प्रोवाइडेड लिखा हुआ है दोस्तों, दैट अ सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रेस्पेक्टिंग
ऑफ कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर मान लो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ कोई रॉन्ग हुआ है, उससे रिलेटेड सूट हेल्ड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ अ डिफेंडेंट, अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी जिसके साथ रॉन्ग हुआ है उसके लिए अगर किसी डिफेंडेंट के खिलाफ केस करना है तो वो कहाँ पे इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, वेयर द रिलीफ सॉट कैन बी एंटायरली ऑब्टेन्ड, जहाँ पे रिलीफ पूरी की पूरी रिलीफ मिल सकती है उस जगह पे कर सकते हैं। और कहाँ कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट आइदर इन अ कोर्ट विद इन द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ हुज जुरिडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, यानी कि उस कोर्ट में कर सकते हैं जहाँ पे वह प्रॉपर्टी जो है सिचुएटेड है, और उस कोर्ट की लोकल लिमिट में कर सकते हैं जहाँ की डिफेंडेंट जो है रहता है, एक्चुअली रहता है, और ये वहाँ पे जो है बिजनेस करता है और पर्सनली वर्क्स फॉर हिज गेन, और अपने कमाई के लिए जो अपना बिजनेस वगैरह जहाँ से करता है उस जगह पर भी हम केस कर सकते हैं उन प्रॉपर्टियों को लेकर जहाँ पे कि कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का हुआ है। इस तरीके का अगर कोई हमको करना है केस। गाइस इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इन दिस एक्सप्लेनेशन मीन्स प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, यानी कि बेसिकली ये कहना चाहता है वह प्रॉपर्टी जो कि इंडिया में सिचुएटेड है, यानी कि जहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, बेसिकली इंडिया का मतलब ये होगा कि इंडिया में कहीं भी अगर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। गाइज सेक्शन 17 बात करता है सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट, यानी कि अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी कहीं ऐसी जगह पे है जो कि डिफरेंट जुरिसडिक्शन है, दो या एक से ज़्यादा कोर्ट की जुरिसडिक्शन आ जाती है। व्हेन अ सूट इज़ टू ऑब्टेन रिलीफ respecting or compensation for wrong of immovable property situated within the jurisdiction of different court, the suit may be instituted in any court within the local limits of whose jurisdiction any पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, यानी कि अगर मान लो कई डिफरेंट जुरिडिक्शन, मान लो एक प्रॉपर्टी दो एरियो में पड़ती है, दो की लोकल जुरिडिक्शन पड़ती है, एक से ज़्यादा ही पड़ती है, तो जिस भी एरिया में पोर्शन पड़ता है प्रॉपर्टी का वो है उसको उस कोर्ट में जो है हम जो है सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। प्रोवाइडेड लिखा हुआ है दैट in respect of the value of the subject matter of the suit the entire claim is cognizable by such court, मतलब ये कहना चाहता है कि मान लो अगर हम पोर्शन का तो केस कर रहे हैं लेकिन उस कोर्ट में करना है जिसमें जो कि सारी की सारी प्रॉपर्टी का, सपोज करिए मान लो एक प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है और एक प्रॉपर्टी का उसका एक पोर्शन जो है 15 लाख का किसी एरिया में पड़ता है, तो गाइस हम उसको उस कोर्ट में नहीं करेंगे जहाँ 15 लाख का पड़ता है, वहाँ करेंगे जहाँ पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का सब्जेक्ट मैटर जो है वह कोर्ट सुन सकता हो, यानी कि पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन उस कोर्ट के पास हो। गाइस सेक्शन 18 कहता है प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट आर अनसर्टेन, मतलब अगर पता ही नहीं है कि किसकी जुरिडिक्शन पड़ रही है, लोकल लिमिट्स अनसर्टेन है, तो उस सूट को इन केस में कहाँ किया जाएगा। तो इसका सबसेक्शन 1 कहता है वेयर इट इज़ एलिज्ड to be uncertain within the local limits of the jurisdiction of which of the two or more courts any immovable property is situated, any one of those courts may, if satisfied that there is a ground for alleged uncertainty, record a statement to that effect and thereupon proceed to entertain and dispose of any suit relating to that property। इसका मतलब ये अगर मान लो अनसर्टेनिटी है किसी भी डिसाइड करने में कि किस जुरिडिक्शन में पड़ रहा है, तो उस अनसर्टेनिटी को रिकॉर्ड करके और उस एरिया में जो है हम केस को फाइल कर सकते हैं। एंड इट्स डिग्री इन द सूट शैल हैव द सेम इफेक्ट, और जो डिग्री जो पास होगी उसका सेम इफेक्ट होगा कि जो कि प्रॉपर्टी जो है उसी लोकल लिमिट्स में जो प्रॉपर्टी जो थी वह सिचुएट कर रही थी, यानी कि अगर मान लो लोकल लिमिट्स अनसर्टेन थी तो हमको जिस भी कोर्ट में फाइल करेंगे उसका टू डेट इफेक्ट हमको बताना पड़ेगा कि जी ये इसमें अनसर्टेनिटी है और ये इसलिए हम यहाँ पे फाइल कर रहे हैं, और जब वह कोर्ट डिग्री पास करेगा तो वह डिग्री जो होगी वो ऐसे होगी जैसे कि मान लो उसी कोर्ट की लोकल लिमिट्स में वह डिग्री पास हुई है। इसमें लिखा है प्रोवाइडेड दैट द सूट इज़ वन with respect to which the court is competent as regards the nature and value of the suit in exercise of jurisdiction। वही बात है कि मान लो जिस कोर्ट में हमने केस पास फाइल किया है तो वह जो है कॉम्पिटेंट होना चाहिए उस केस को ट्राई करने के लिए। इसका सबसेक्शन 2 कहता है गाइस वेयर अ स्टेटमेंट हैज़ बीन रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1 एंड एन ऑब्जेक्शन इज टेकन बिफोर एन एपीलेट और रिविजनल कोर्ट दैट अ डिक्री और एन ऑर्डर इज in a suit relating to such property was made by the court not having the jurisdiction where the property is situated, the appellate or revisional court shall not allow the objection unless in its open there was at the time of institution of the suit no reasonable ground for uncertainty as the court have jurisdiction with respect thereto and there has been a consequent failure of justice। गाइस बेसिकली ये सेक्शन यह कहता है कि मान लो अगर आपने जो केस जो है जिसमें अनसर्टेनिटी थी वहाँ पे आपने केस फाइल किया, आपने इसके इफेक्ट से स्टेटमेंट भी दे दिया, तो फिर आप जो है ये ग्राउंड नहीं ले सकते अपील और रिवीजन जब आप फाइल करेंगे, यानी कि अगर आपने अपील की गई जिस कोर्ट के पास तो जुरिसडिक्शन ही नहीं थी, यह कोर्ट तो इस केस को
ट्राई ही नहीं कर सकता था। तो यह जो डिफेंस है यह आप जो है अपील में या रिवीजन में नहीं ले सकते सब्सिक्वेंटली गाइज। अब सेक्शन 19 की बात करते हैं गाइज। सेक्शन 19 जो है बात करता है सूट्स फॉर कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सनस और मूवेबल्स। गाइज ये कहता है सूट फॉर कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग्स और टू पर्सनस और मूवेबल्स, यानी कि किसी मूवेबल के साथ कोई रॉन्ग किया है, किसी आदमी के साथ कोई रॉन्ग हुआ है, तो वह केस कहाँ पे फाइल होगा। वेयर अ सूट इज़ फॉर compensation for wrong done by the person or to movable property if the wrong was done within the local limits of the jurisdiction of one court and the defendant resides or carries on business or personally works for gain within the local limits or jurisdiction of another court, the suit may be instituted at the option of the plaintiff in either of the said courts। गाइज यह बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये कहता है कि अगर मान लो किसी के साथ कोई रॉन्ग हुआ है या कोई मूवेबल्स के हिसाब से कोई आपने केस करना है, तो केस आप कहाँ कर सकते हैं, या तो वहाँ जहाँ पे वह रॉन्ग कमिट हुआ है, ठीक है गाइज, और या जो है आप उसको वहाँ कर सकते हैं जहाँ पे जो है डिफेंडेंट रहता है, या डिफेंडेंट अपना बिजनेस करता है, या डिफेंडेंट जो है अपना बिजनेस करता है, वर्क फॉर गेन जो है जिस जगह पे करता है। तो आप इनमें से किसी भी जगह पे आप केस कर सकते हैं गाइज। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ कोई जो है ए जो दिल्ली में रहता है, कोई रॉन्ग करता है बी के साथ कैलकाटा में, या सपोज़ करिए बी को पिटाई करता है कैलकाटा में, तो बी जो है ए के ख़िलाफ़ जो है सूट जो है या तो कैलकाटा में कर सकता है या दिल्ली में कर सकता है। या ए दिल्ली में रहता है और कुछ गलत जो है कैलकाटा में छाप देता है बी के ख़िलाफ़, तो बी जो है इसमें सूट जो है या तो कैलकाटा में कर सकता है या दिल्ली में कर सकता है, यानी कि जहाँ पे रॉन्ग हुआ वहाँ पे कर सकता है, या जहाँ पे डिफेंडेंट जो है डिसाइड करता है वहाँ पर केस कर सकता है। गाइस सेक्शन 20 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासतौर से हम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए। बेसिकली यह सेक्शन जो है बताता है कि एक्चुअली सूट कहाँ पे डिफेंडेंट के खिलाफ कहाँ पे केस को आप कर सकते हैं। तो गाइज़ यह सेक्शन कहता है, सेक्शन 20 बात करता है अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट्स रिसाइड्स और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज, यानी कि सूट बेसिकली कहाँ कहाँ हो सकता है, जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है या कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब हो गया जहाँ एक्चुअली जो है मेन घटना घटी है, जिस वजह से जो सूट फाइल किया है वह जो है बेसिकली कॉज ऑफ एक्शन होता है। गाइस इस सेक्शन को पढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस एफोरसेड, यानी कि जो लिमिटेशन दी हुई हैं, पिक्यूनरी हो, टेरिटोरियल हो, किसी भी तरीके की, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट within the local limits of whose jurisdiction, number A, the defendant or each of the defendant, when there are more than one at the time of the commencement of the suit, actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain। यानी कि अगर मान लो आपको केस फाइल करना है तो आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जी हाँ, तो वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, या आप कर सकते हैं जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है या डिफेंडेंट्स में से डिफेंडेंट रहता है, और जो आपका जो काम करता है वो अपना बिजनेस जिस जगह पे करता है या डिफेंडेंट जिस जगह पे रहता है, तो ऐसी किसी भी जगह पे जो है आप जो है केस फाइल कर सकते हैं। इसकी सब क्लॉज बी कहती है एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स, अगर मान लो कई सारे डिफेंडेंट हैं तो जहाँ पे कोई भी एक डिफेंडेंट रहता है, जहाँ पे मोर देन वन डिफेंडेंट एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द सूट, यानी सूट के फाइल करने के टाइम पे जहाँ पे कोई सा भी डिफेंडेंट रहता है वहाँ पे एक्चुअली एंड वॉलंटरी डिसाइड करता है, वहाँ पे अपना जो बिज़नेस कैरी करता है वहाँ पे, और provided that such case either the leave of the court is given or the defendants who did not reside or carry on business or personally works for gain as aforesaid acquiesce it in such institution or the cause of action wholly or in partly realized। बेसिकली इसका गाइज मतलब सिंपल ये हुआ कि डिफेंडेंट जहाँ पे भी रहता है आप वहाँ केस कर सकते हैं, डिपेंडेंट जहाँ पे काम करता है वहाँ पे केस कर सकते हैं, जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ आप वहाँ पे केस कर सकते हैं, यहाँ कोई भी डिफेंडेंट जो वॉलंटरी रिसाइड करता है वहाँ पे केस कर सकते हैं। तो यही जगह हैं जहाँ पर जो है आप केस फाइल कर सकते हैं और किसी जगह पे आप केस फाइल नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले भी दिया था, सपोज़ करिए दिल्ली में प्रॉपर्टी है तो आप उसका केस जो है यूपी में फ़ाइल नहीं कर सकते, यूपी में अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसका केस आप दिल्ली में फ़ाइल नहीं कर सकते। अगर आपने जो प्रॉपर्टी, अगर कोई एग्रीमेंट आपने किया दिल्ली से बाहर और वो आदमी दिल्ली से बाहर रहता है तो आप दिल्ली में उसका केस फाइल नहीं कर सकते। यदि आदमी कोई दिल्ली में रहता है और कॉज ऑफ एक्शन जो है दिल्ली में अराइज़ करता है तो जिस एरिया में या जिस जुरिडिक्शन में वह केस अराइज़ करता है उस एरिया में आप केस को फाइल कर सकते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, कॉर्पोरेशन शैल बी डीम्ड टू कैरी ऑन बिजनेस एज इट्स सोल
or principal office in or in respect of any cause of action arising at the place where it has also a subordinate office at such place। यानी कहते हैं कॉरपोरेशन जो है उसका ऑफिस माना जाएगा कहाँ पे, जहाँ से वो बिज़नेस कर रही है, प्रिंसिपल ऑफिस या जहाँ पे उसका जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ, या कोई सबॉर्डिनेट ऑफिस जहाँ पर है उसका, तो वहाँ पे किसी भी जगह पे उसका कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ और वहाँ पे हम जो है केस फाइल कर सकते हैं। गाइस इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ करिए कि ये जो ट्रेड्समैन है जो कि कैलकाटा में अपना जो है बिज़नेस करता है, कैरीज ऑन बिजनेस। ए ट्रेड्समैन जो कैलकाटा में रहता है और अपना बिज़नेस जो है वह दिल्ली में करता है। बाई हिज एजेंट इन कैलकाटा बाइज अ गुड्स ऑफ ए, वह जो है ए से गुड्स खरीदता है एंड रिक्वेस्ट ए टू डिलीवर देम टू द ईस्टर्न इंडियन रेलवे कंपनी, और वह कहता है कि भाई ये जो गुड्स हैं आप ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी को दे देना। तो ए जो है गुड्स जो है डिलीवर करता है कैलकाटा में। तो अब जो है अगर मान लो उसको पैसे ए को नहीं मिलते हैं तो ए क्या कर सकता है, जो बी के खिलाफ जो केस कर सकता है प्राइस के लिए, वह कहाँ कर सकता है, जहाँ की कॉज ऑफ एक्शन जहाँ पे अराइज किया, जहाँ पे उसने गुड्स दिए, जहाँ पे या जहाँ पे बी जो है अपना बिजनेस करता है या जहाँ पे जो है वह रहता है। तो बेसिकली आप वही बात है कि आप अपना केस जो भी फाइल करेंगे वहाँ करेंगे यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ या ऐसे एरिया में जहाँ पर वह जो आपका डिफेंडेंट है वह रिसाइड करता है। इसको अनदर एग्जांपल है ए रिसाइड्स एट शिमला, ए रिसाइड्स एट शिमला, बी एट कैलकाटा एंड सी एट दिल्ली। यानी ए शिमला में रहता है, बी कैलकाटा में रहता है, सी दिल्ली में रहता है। ए बी एंड सी बीइंग टुगेदर एट बनारस, बी एंड सी मेक अ जॉइंट प्रॉमिसरी नोट पेएबल ऑन डिमांड। जब वह बनारस में थे ए बी सी, तो क्या हुआ कि बी एंड सी ने एक प्रॉमिसरी नोट बनाया और वो बनाया कहाँ पे, बनारस में, और डिलीवर कर दिया, ए को दे दिया। तो ए जो है अब जो केस कर सकता है वह कर सकता है बी एंड सी के खिलाफ बनारस में जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, जहाँ पर प्रॉमिसरी नोट बना था, या कर सकता है जहाँ पर ए रहता है, ए में सू नहीं, जहाँ पर बी रहता है, सॉरी ए ने केस करना है तो जहाँ बी रहता है, यानी बी कैलकाटा में रहता है तो कैलकाटा में भी केस कर सकता है, और कहाँ कर सकता है, दिल्ली में कर सकता है जहाँ पे सी रहता है, यानी कि आइदर ऑफ द डिफेंडेंट डिसाइड करता है। गाइस अब बात करते हैं सेक्शन 21 ऑब्जेक्शन ऑफ द जुरिस्डिक्शन, यानी जुरिस्डिक्शन की ऑब्जेक्शन जो है हम कब ले सकते हैं। सपोज़ करिए आपने केस फाइल किया और आप डिफेंडेंट हैं, तो वो ऑब्जेक्शन कब लेंगे। तो इसमें सेक्शन 21 कहता है नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग शैल बी अलाउड by any appellate or revisional court unless such objection was taken in the court at the first instance at the earliest possible opportunity and in all cases when the issue are settled at or before such settlement and unless there has been a consequent failure of justice। गाइस ये कहता है कि ऑब्जेक्शन आपको लेनी है तो आप कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। बेसिकली आप ऑब्जेक्शंस कब लेंगे, या तो लेंगे आप सेटलमेंट इशू के सेटलमेंट होने से पहले या बाद में आप लेंगे, लेकिन जो आपको ऑब्जेक्शन लेनी है जैसे अर्लीस्ट आपका पॉसिबल टाइम मिला। जैसे कि जनरली क्या होता है, इशू सेटलमेंट ऑफ इशूज़, यानी इशूज़ फ्रेम होने से पहले आपको ऑब्जेक्शन ले लेनी है। और आप कब केस फाइल ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, जबकि क्या कहते हैं देयर हैज़ बीन अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, या फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ तभी आप जो है ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। सपोज़ करिए अगर आप ऑब्जेक्शन इस टाइम पे नहीं लेंगे तो फिर आप जो है दोबारा इस ऑब्जेक्शन को प्लेस ऑफ सुइंग के कारण नहीं ले सकते। नो ऑब्जेक्शन एज टू द कॉम्पिटेंस ऑफ द कोर्ट विद रेफरेंस टू द पिक्यूनरी लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिडिक्शन सेल भी। अगर आपने सपोज करिए ये अपने प्लेस ऑफ सुइंग का लेना था जस्ट, और अगर आपको यह लेना है कि पिक्यूनरी जुरिडिक्शन कोर्ट की है नहीं कि कोर्ट इस पैसे के केस को नहीं सुन सकता है, तो वह भी ऑब्जेक्शन आपको लेनी पड़ेगी बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशूज़, जब तक कि इशू सेटल नहीं होगा या कोई फेलियर ऑफ कॉन्सिक्वेंटली फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं है। और बात करता है गाइज नो ऑब्जेक्शन एज टू द कॉम्पिटेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी कोर्ट अगर कोई मान लो एग्जीक्यूशन की डिग्री की बात चल रही है तो वह ऑब्जेक्शन आपको कब लेनी है। तो सेक्शन कहता है कि नो ऑब्जेक्शन एज टू द कॉम्पिटेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट with reference to the local limits of jurisdiction shall be allowed by any appellate or revisional court unless such objection was taken in the executing court at the earliest possible opportunity and unless there has been a consequent failure of justice। यानी कि दो चीज़ें इसमें बेसिकली ये कहते हैं कि अगर मान लो कोई एग्जीक्यूशन डिग्री है और आपको उसकी लोकल लिमिट का जुरिडिक्शन लेना है तो ये तो सबसे पहले अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम पे लेना है, और जैसे आपको अपॉर्चुनिटी तब लेना है, या कोई कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस है तभी आप अपीलेट कोर्ट में आप जो वो जुरिडिक्शन का वह ले सकते हैं, प्ली ले सकते हैं। बेसिकली गाइज ये सेक्शन ये कहता है कि अगर मान लो ऑब्जेक्शन आपको जुरिडिक्शन का लेना है, प्लेस ऑफ सुइंग को लेकर लेना है, या पिक्यूनरी लिमिट्स को कोर्ट की लेकर लेना है, या एग्जीक्यूशन में लेना है, तो जैसे आपको अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम मिलता है तब लेना है, या बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशूज़ आपको लेना है। और इन केस आप नहीं लेते हैं तो फिर यह प्ली आप अपील या रिवीजन में नहीं ले सकते हैं। बेसिकली यह प्ली आपको पहले ही लेनी होगी।
गाइस सेक्शन 21A बात करता है बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिग्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग। यानी यह सेक्शन कहता है नो सूट शैल लाई challenging the validity of a degree passed in a former suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them is claiming litigation under the same title on एनी ग्राउंड बेस्ड ऑन एन ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग। तो गाइज ये कहता है, यह सेक्शन बार करता है कि मान लो अगर आपने कोई सूट आपने केस कंटेस्ट किया और उसके बाद आप फर्दर जो है एक सूट फाइल करते हैं। बेसिकली ये बात करता है कि आपका एक बार केस डिसाइड हो गया, आप फिर दोबारा से सूट फाइल करते हैं, या तो आप करते हैं जो सेम पार्टियाँ कंटेस्ट कर रही हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव कोई केस कंटेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो सूट है जो कि ऑब्जेक्शन आप प्लेस ऑफ सुइंग का ऑब्जेक्शन जो है प्लेस ऑफ सुइंग का लेंगे तो वह आप सेकेंड सूट में नहीं ले सकते हैं। फॉर्मल सूट का मतलब गाइज इसमें एक्सप्लेनेशन बताती है कि फॉर्मल सूट मीन्स अ सूट विच हैज़ बीन डिसाइडेड प्रायर टू द डिसीजन ऑफ इन द सूट इन विच द वैलिडिटी ऑफ द डिग्री इज क्वेश्चन। यानी कि फॉर्मल सूट वह सूट है जिसने यह डिसाइड कर दिया है कि इसको पहले ही डिसाइड कर दिया है जो आपने जिस सूट में ये ऑब्जेक्शन ली है सुइंग की। तो गाइज यह सब कुछ है प्लेस ऑफ सुइंग के लिए। तो बेसिकली इसको एक नटशेल में एक बार दोबारा से हम समझ लेते हैं कि प्लेस ऑफ सुइंग वह है जहाँ पे हम केस को फाइल कर सकते हैं। जनरली अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो केस फाइल उस एरिया में होगा जहाँ पर वह इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। और अगर मान लो किसी डिफेंडेंट के खिलाफ केस फाइल करना है तो उस कंडीशन में आप केस जो है फाइल करेंगे या तो जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है या डिफेंडेंट जहाँ पर काम करता है या कॉज ऑफ एक्शन जहाँ पर अराइज हुआ। अगर काफ़ी सारे डिफेंडेंट हैं तो जहाँ कोई भी डिफेंडेंट रहता है उस जगह पे जो है आप केस फाइल करेंगे। और गाइज अगर मान लो कोई ऑब्जेक्शन आपको लेना है प्लेस ऑफ सुइंग का अपील में और रिवीजन में आप नहीं ले सकते हैं, वह अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम पे लेंगे। यानी कि वह ऑब्जेक्शन जो आप लेंगे वह जो आप जब लेंगे जब बिफोर दी सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़, यानी कि इश्यूज़ जब सेटलमेंट नहीं हुए तब तक ही आप उससे पहले ही आपको यह ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा। गाइस अगर मान लो कोई आप दोबारा से सूट फाइल नहीं कर सकते यह ऑब्जेक्शन लेके कि भाई यह जो प्लेस ऑफ सुइंग जो है वह गलत थी, इस कोर्ट के पास जो है जुरिडिक्शन नहीं थी केस को ट्राई करने की, या यह प्लेस ऑफ सुइंग जो है इस प्लेस पर जो है ये केस नहीं लड़ा जाए, इसका ऐसा आप कोई दूसरा केस नहीं कर सकते हैं। तो गाइज़ यही सब कुछ था प्लेस ऑफ सुइंग को लेकर। अगर गाइज़ आपको आज का लेक्चर समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा गाइज़ इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।